नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी की लिखी कहानी बीवी का हत्यारा। लेकिन जवाब में जब उसे मेरी तरफ से कुछ सुनाई न दिया तो वह तनिक संदिग्ध, तनिक व्यग्र भाव से बोला, अरे निशा, लाइन पर तुम ही हो ना? फिर शायद उसे पक्का विश्वास हो गया था कि लाइन पर निशा नहीं थी, क्योंकि तभी फौरन उसने लाइन काट दी। मुझे डायल टोन सुनाई देने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। उस रोज शाम तक किसी बहाने से मैंने निशा के उंगलियों के निशान हासिल कर लिए। अगले रोज मैंने वे निशान मुंबई पुलिस के अपने एक दोस्त को डाक से भेज दिए। आखिर निशा अपने आप को मुंबई की रहने वाली बताती थी। अब कोई मुझसे यह पूछे कि आखिर मैंने ये किस आधार पर सोच लिया था कि निशा का कोई पुलिस रिकॉर्ड हो सकता था, तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये शायद मेरी पुलिस की नौकरी का असर था कि मैंने ऐसा सोचा और ऐसा किया। मैं तो बहुत खुश होता अगर मेरा वह तीर तुक्का निकलता, लेकिन अंधेरे में चला मेरा तीर ऐन निशाने पर जाकर लगा था। मैं तैयार होकर घर से रवाना ही होने वाला था कि फोन की घंटी बजी। निशा का फोन था। रवि? उसने पूछा। और कौन होगा? मैं बोला। वो हंसी, नौजवान खनकती हुई हंसी। मैं कनाट पैलेस से बोल रही हूँ। वो बोली। मंदिर गई होगी? हाँ रवि, अभी अभी मुझे यहाँ अपनी एक बड़ी पुरानी सहेली मिल गई है। सहेली? हाँ, सुषमा सोनी नाम है उसका। पहले कभी मेरे साथ क्लर्की किया करती थी, लेकिन अब बहुत बड़ी पॉप सिंगर बन गई है। कहती है आजकल यहाँ मौर्या में उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। वह जिद कर रही है कि आज लंच उसके साथ लूं। रवि, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं रुक जाऊं? शौक से रुको। मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो वैसे भी घर से जा ही रहा था। वो किस लिए? एएसपी साहब का बुलावा आ गया है। ओह, शाम तक लौट जाओगी ना? उससे बहुत पहले, बड़ी हद 2-2:30 बजे तक। ठीक है। सुषमा सोनी, मैंने मन ही मन नाम दोहराया। अपनी 3 साल की शादीशुदा जिंदगी में वो नाम मैंने पहली बार सुना था। वो पहला मौका था जबकि निशा ने कभी अपने भूतकाल से संबंधित किसी शख्स का नाम लिया था। मुझे खामखा ही खुंदक आने लगी। पता नहीं उस नाम की उसकी कोई सहेली थी भी या नहीं। लड़की शादीशुदा हो या कुंवारी, सहेली मिल गई थी, उसके लिए हमेशा ही बड़ा सहूलियत का बहाना होता था। मैं सुंदर नगर पहुंचा। टोकस मुझे निशा के फ्लैट में मिला। क्या खबर है? मैंने पूछा। ये चोरी का मामला भी हो सकता है, टोकस बड़ी संजीदगी से बोला। हमने लड़की की नौकरानी को खोज निकाला था और उसकी सहायता से ये चेक किया था कि फ्लैट से कोई कीमती सामान तो गायब नहीं था। बतौर नौकरानी कुछ जेवरात गायब है। मसलन एक हीरे की अंगूठी और टॉप्स, सोने का एक कड़ा जिसमें एक कीमती घड़ी भी जड़ी हुई थी, सच्चे मोतियों की एक माला। आई सी। नौकरानी कहती है कि हमेशा सफेद पोशाक पहनने वाला साहब उसे जेवरात जैसे बहुत प्रेजेंट दिया करता था। सफेद पोशाक वाले साहब यानी कि राम कुमार अग्रवाल? हाँ, वे जेवरात हथप्राण को राम कुमार अग्रवाल ने दिए थे। जरूरी नहीं। नौकरानी ने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। उसने तो अपना अंदाजा बताया है कि वे जेवरात निशा मेम साहब को सफेद पोशाक वाले साहब ने दिए होंगे। यह अंदाजा बेबुनियादी है और बेमानी है। जरूर, मेरा बाप कहा करता था कि अंदाजे लगाना और सपने देखना एक जैसी बात है। इस राम कुमार अग्रवाल के बारे में तुमने कुछ पता किया? वो बड़ा उद्योगपति है और रसूख वाला आदमी है। फरीदाबाद में रहता है। नेहरू प्लेस में उसके ऑफिस है और उसकी कंपनी का एक गेस्ट हाउस भी है। वह फरीदाबाद या दिल्ली में जहां भी जब उपलब्ध होगा तो उससे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आई, लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं। रिपोर्ट ने उन्हीं बातों की तस्दीक की है जो डॉक्टर पहले ही बता चुका है। सिर पर पत्थर के फूलदान का एक ही वार, तत्काल मृत्यु, मौत का वक्त शाम 5 और 6 के बीच। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट वह भी आई है। फ्लैट में से बेशुमार लोगों की उंगलियों के निशान बरामद हुए हैं। उनमें से जिनकी शिनाख्त हो चुकी है वे लड़की की नौकरानी है, उसके एजेंट श्रीवास्तव के हैं, केयरटेकर बूटाराम है और
कृष्णा भार्गव नामक एक व्यक्ति के हैं। ये कृष्णा भार्गव कौन है? एक 31 साल का अभी तक कुंवारा नौजवान है जो कि आसिफ अली रोड पर स्थित एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पार्टनर है। रंगीले मिजाज का पैसे वाला आदमी है, लेकिन उसके बारे में संदेहजनक बात कोई नहीं। उसने खुद कबूल किया था कि मरने वाली से उसकी मामूली मेल मुलाकात थी। वह उसके फ्लैट में भी एक आध बार गया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से उसने वहां कदम नहीं रखा था। इस वक्त वह निचली मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में ही है। कहो तो बुलाऊं? अभी नहीं। रामकुमार अग्रवाल के उंगलियों के निशान भी तो होंगे फ्लैट से उठाए गए निशानों में। जरूर होंगे, लेकिन जब तक शख्स मिलता नहीं तब तक उनकी शिनाख्त कैसे की जा सकती है? श्रीवास्तव कहाँ है? उसे मैंने तो रात को ही घर भेज दिया था। बहुत खस्ताहाल लग रहा था। घर कहाँ है उसका? वो पहाड़गंज के एक होटल में रहता है। होटल का नाम डायमंड होटल है। गुड। और टोकस ने अपने वर्दी में से तस्वीरों का एक पुलंदा निकाला। ये पुलंदा मैं रिकॉर्ड रूम से लाया हूं, वो बोला। ये तमाम तस्वीरें उन अपराधियों की है जो चुप छुपाकर घरों में घुसकर चोरियां करने में स्पेशलिस्ट है। हो सकता है इस इमारत में रहने वालों में से कोई इन तस्वीरों में से किसी को पहचान ले। लड़की का कत्ल अगर किसी चोर का काम है तो फ्लैट में दाखिल होने से पहले टोह लगाने के लिए उसने इस इमारत के चक्कर जरूर लगाए होंगे। जरूरी तो नहीं ये किसी चोर का ही काम हो, कतई जरूरी नहीं। लेकिन हर्ष क्या है इस लाइन पर भी काम करने में? हर्ष तो कोई नहीं। मेरा बाप कहा करता था कि काम कतई नामुमकिन लगे उसके मुमकिन होने की संभावना की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। तभी फ्लैट के फोन की घंटी बज उठी। कॉल हमारे लिए हो सकती है, टोकस फोन की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं थाने में यहां का नंबर देकर आया था। उसने फोन उठाया। मैंने एक सिगरेट सुलगा दिया। कुछ क्षण बापद व रिसीवर रखकर वापस लौटा। थाने से ही फोन था, उसने बताया। रामकुमार अग्रवाल वापस लौट आया है। उसे यहां तलब किया गया है? नहीं, वो बड़ा आदमी है, उसे यूं तलब नहीं किया जा सकता। एएसपी साहब का कहना है कि हमें ही उसके पीछे फरीदाबाद जाना होगा। हाँ? अब फ्लैट के लोगों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस के जाने माने चोरों की उन तस्वीरों में से एक तस्वीर केयरटेकर बूटाराम ने पहचानी। वह शक्ल सूरत के लिहाज से एक बहुत सचते हुए लड़के की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखी इबारत के मुताबिक वह तस्वीर विपिन कुमार नामक एक 22 वर्षीय युवक की थी जो चोरी के इल्जाम में एक बार जेल की सजा काट चुका था। तस्वीर पर कोई 7 साल पहले की तारीख थी। इस लिहाज से विपिन कुमार अब तक 30 के पेटे में आ गया था। तुम कैसे पहचानते हो इसे? मैंने उत्सुक भाव से पूछा। ये लड़का इस फ्लैट में और इस इलाके के बाकी फ्लैटों में दिल्ली मिल्क स्कीम की दूध की बोतलें सप्लाई करने आता है। कब से आ रहा है ये? 3-4 महीने से। लेकिन माई बाप, यह कभी किसी के फ्लैट में नहीं घुसता। मतलब सारे फ्लैटों की दूध की बोतल यही नीचे सीढ़ियों पर छोड़ जाता है, फिर लोग वहीं से अपनी अपनी बोतलें उठा लेते हैं। क्या निशा भी ऐसा ही करती थी? हाँ, कभी वह नीचे नहीं आती थी। जब उसकी नौकरानी यहां पहुंचती थी तो बोतलें उठा ले जाती थी। वह भी कभी नहीं आती तो मैं बोतलें छोड़ आता। यानी विपिन कुमार, ये दूध वाला लड़का, कभी निशा के फ्लैट में नहीं गया? जी हां, शायद गया हो। मेरी जानकारी में तो नहीं गया। तुम्हारी जानकारी के बिना गया हो? उम्मीद तो नहीं। मैंने तो दूध की बोतलें हमेशा यही पड़ी देखी है। दूध के पैसे लेने तो जाता होगा? नहीं जाता। सबके बिल वे मुझे दे जाता है, फिर मैं सबके पैसे इकट्ठा करके रकम उसे सौंप देता हूं। यहां जो लोग निशा से मिलने आते थे उनमें से कोई ऐसा भी था जो रात को यहां ठहरता होगा? हो सकता है साहब, इस बारे में मैं कोई गारंटी शुदा बात नहीं कर सकता। आई सी। टोकस? हाँ। विपिन कुमार की तस्वीर के पीछे ये नहीं लिखा हुआ है कि चोरी के इल्जाम में इसे कितने साल की सजा हुई थी। मालूम करो ये कब छूटा और आजकल इसका चाल चलन कैसा है। टोकस ने फोन करके मालूम किया। मालूम हुआ कि विपिन कुमार 4 महीने पहले तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था। पिछले 4 महीनों में उसने कोई संदेहजनक काम नहीं किया था। लगता था कि जेल की हवा ने उसके होश ठिकाने लगा दिए थे। वह दूध की सप्लाई का काम करता था, ये बात भी हमारे विभाग की जानकारी में थी। उसको पकड़ मंगवाओ, मैंने आदेश दिया।
बेहतर, टोकस बोला। और अब तुम छुट्टी करो और घर जाकर आराम करो। यहां से और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस वक्त मैंने अपनी कलाई घड़ी अपनी आंखों के सामने रखी। 1:20 हुए हैं। 1:30, टोकस बोला। तुम्हारी घड़ी 10 मिनट पीछे है। तुम्हारी घड़ी आगे नहीं हो सकती, मैं झुंझलाकर बोला। नहीं हो सकती। जिस दिन इसके टाइम में 1 सेकंड का भी फर्क आ गया, उस दिन मैं इसे रेल की पटरी पर रखाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, ज्यादा शेखी मत बगारो। शाम को मुझे थाने में मिलना। तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं लड़की के एजेंट श्रीवास्तव को दोबारा टटोलूंगा। विपिन कुमार को कहां बुलाया जाए? थाने में, रात को ही। रात को किस लिए? ताकि तुम्हें आराम का मौका मिल सके। ओह ठीक है। डायमंड होटल पहाड़गंज के इलाके में स्थित आरक्षण रोड नामक उस सड़क पर निकला जिस पर आगे पीछे दाएं बाएं होटल ही होटल थे। रिसेप्शन पर तपेदिक के मरीज जैसा जो क्लर्क बैठा था, उसने मुझे यूं देखा जैसे वहां पुलिस का आगमन रोजमर्रा की बात थी। श्रीवास्तव, मैंने अपने व्यवसाय सुलभ रूखे और अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। शांति प्रसाद श्रीवास्तव। कौन से कमरे में है? 14 नंबर, वो बोला। पहली मंजिल? छोड़ के आऊं माई बाप? जरूरत नहीं। मैं पहली मंजिल पर पहुंचा। मैंने 14 नंबर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। श्रीवास्तव ने दरवाजा खोला। उस वक्त उसकी सूरत खंडर जैसी लग रही थी। उसकी शेव बड़ी हुई थी और आंखों में लाल डोरे खिंचे हुए थे। उसकी कान पट्टियों पर मौजूद उसके अधपके बाल उसके गंजे सिर के दाएं बाएं सींगों की तरह खड़े थे। वह एक लुंगी और बनियान पहने था और उसके पांव नंगे थे। मुझे देखकर वह सक पकाया। क्या है? वो बोला। रास्ते से हटो, मैं बोला। लेकिन अरे रास्ते से हटो, मुझे भीतर तो आने दो, फिर लेकिन वेकिन भी कर लेना। वे बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से दरवाजे से हटा। मैं भीतर दाखिल हुआ। अपने पीछे मैंने दरवाजा बंद कर लिया। उस मामूली होटल पर वह एक मामूली कमरा था, लेकिन उसका आकार मेरी उम्मीद से बड़ा था। क्या बात है? मैं बोला। 12 क्यों बज रहे हैं शक्ल पर? नींद नहीं आई रात को? उसने उत्तर नहीं दिया। वह पलंग पर बैठ गया। अपनी दोनों कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाकर उसने अपने चेहरे को थाम लिया। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, वह धीरे से बोला। नींद नहीं आई रात को? लड़की के साथ सोने की आदत रही होगी ना? मैं सहज स्वर में बोला।